Hello guys, welcome to online school. Today we see chapter 10 कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन of 11th class biology. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 10 कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्तनधारियों की कोशिकाओं की औसत चक्र अवधि कितनी होती है? स्तनधारियों की कोशिकाओं की औसत कोशिका चक्र अवधि कितनी होती है? इसका आंसर देखते हैं। 24 घंटे के समय में मनुष्य की कोशिकाओं 24 घंटे के समय में मनुष्य की कोशिकाओं अथवा स्तनधारियों की कोशिका में कोशिका विभाजन पूर्ण होने में केवल 1 घंटा लगता है। ठीक है, केवल 1 घंटा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जीव द्रव्य विभाजन व केंद्रक विभाजन में क्या अंतर है? जीव द्रव्य विभाजन व केंद्रक विभाजन में क्या अंतर है? इसका आंसर देख लेते हैं। कोशिका चक्र के एम प्रावस्था में केंद्रक विभाजन आरंभ होता है। कोशिका चक्र के एम प्रावस्था में केंद्रक विभाजन आरंभ होता है, जिसमें गुणसूत्र अलग होकर 2 केंद्रकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसमें कि गुणसूत्र अलग होकर 2 केंद्रकों का निर्माण करते हैं। इसे केंद्रक विभाजन अथवा कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, इस विभाजन को केंद्रक विभाजन अथवा कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। सामान्यतः इस क्रिया की समाप्ति पर कोशिका द्रव्य में भी विभाजन होकर 2 कोशिका बन जाती है। ठीक है, सामान्यतः इस क्रिया की समाप्ति पर कोशिका द्रव्य में भी विभाजन होकर 2 कोशिका बन जाती है। इसे जीव द्रव्य विभाजन अथवा साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, इसे जीव द्रव्य विभाजन अथवा साइटोकाइनेसिस कहते हैं। यदि केवल कैरियोकाइनेसिस हो तथा साइटोकाइनेसिस न हो तो एक कोशिका बहुकेंद्रकीय बन जाती है। ठीक है, तो एक कोशिका बहुकेंद्रकीय बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अंतरावस्था में होने वाली घटनाओं का वर्णन कीजिए। अंतरावस्था में होने वाली घटनाओं का वर्णन कीजिए। इसका आंसर देख लेते हैं। यह अवस्था कोशिका के विश्राम अवस्था मानी जाती है। ठीक है, यह अवस्था कोशिका की विश्राम अवस्था मानी जाती है, क्योंकि इस अवस्था में कोशिका वृद्धि करती है। ठीक है, क्योंकि इस अवस्था में कोशिका वृद्धि करती है, अगले विभाजन की तैयारियां पूर्ण होती हैं तथा डीएनए का द्विगुणन होता है। इस अवस्था के 3 चरण हैं। ठीक है, इस अवस्था के 3 चरण है। फर्स्ट G1 फेस, सेकेंड में S फेस संश्लेषण अवस्था, G2 फेस गैप 2। G1 फेस माइटोसिस तथा डीएनए द्विगुणित प्रारंभ होने का मध्यावकाश है। ठीक है, G1 फेस माइटोसिस तथा डीएनए द्विगुणन प्रारंभ होने का मध्यावकाश है। एस फेस में डीएनए संश्लेषण व द्विगुणन होता है। जो एस फेस होता है उसमें डीएनए संश्लेषण व द्विगुणन होता है। डीएनए की मात्रा 2 गुनी हो जाती है। डीएनए की मात्रा 2 गुनी होती है, परंतु गुणसूत्र संख्या में वृद्धि नहीं होती है। यदि G1 में 2n गुणसूत्र संख्या में तो S में 2n भी होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, S में 2n भी होंगे। जंतु कोशिका में डीएनए द्विगुणन के साथ साथ सेंट्रियोल विभाजन भी होता है। G2 फेस में प्रोटीन संश्लेषण होता है तथा कोशिका टॉन्सिस के लिए तैयार
होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कोशिका चक्र का जीव प्रशांत क्या है, प्रशांत प्रावस्था क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं, कुछ कोशिकाओं में विभाजन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती है जिनमें विभाजन की क्रिया नहीं होती है। कोशिका की मृत्यु होने पर दूसरी कोशिका उसका स्थान ले लेती है। ठीक है, कोशिका की मृत्यु होने पर जो दूसरी कोशिका होती है उसका स्थान ले लेती है, अतः जीवन प्रावस्था एक अक्रिय अवस्था में प्रवेश करती है। इसे शांत प्रावस्था कहते हैं। ठीक है, इस प्रावस्था को शांत प्रावस्था कहते हैं। इस अवस्था में कोशिका केवल उपापचय रूप से सक्रिय रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सूत्री विभाजन को समविभाजन क्यों कहते हैं? सूत्री विभाजन को समविभाजन क्यों कहते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। सूत्री विभाजन में बनी दोनों पुत्री कोशिकाएं, सूत्री विभाजन में बनी दोनों पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान ही बनी रहती है। इसी कारण सूत्री विभाजन को समविभाजन भी कहते हैं। ठीक है, यही कारण है कि सूत्री विभाजन को समविभाजन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कोशिका चक्र की उस प्रावस्था का नाम बताइए जिसमें निम्न घटनाएं संपन्न होती हैं। ठीक है, कोशिका चक्र की उस प्रावस्था का नाम बताइए जिसमें निम्न घटनाएं संपन्न होती है। गुणसूत्र तर्क मध्य रेखा की ओर गति करते हैं। गुणसूत्र बिंदु का टूटना व अर्ध गुणसूत्र का पृथक होना। समजात गुणसूत्र का आपस में युग्मन होना। समजात गुणसूत्र के बीच विनिमय का होना। ठीक है, तो आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज फर्स्ट की जाइगोटिन अवस्था जिसमें साइनेप्सिस होता है। ठीक है, जिसमें साइनेप्सिस होता है। प्रोफेज फर्स्ट की पैकेटिन अवस्था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न के बारे में वर्णन कीजिए। सूत्र युग्मन, युगली, काजमेटा। तो आइए हम इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। सूत्र युग्मन, ठीक है, सूत्र युग्मन अर्धसूत्री विभाजन के प्रथम प्रोफेसी की जाइगोटिन अवस्था में गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के प्रथम प्रोफेसे की जाइगोटिन अवस्था में गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं। इसे सूत्र युग्मन कहते हैं। ठीक है, इस युग्म को सूत्र युग्मन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं युगली। सूत्र युग्मन से बने समजात गुणसूत्र जोड़े में, सूत्र युग्मन से बने समजात गुणसूत्र जोड़े में 4 अर्ध गुणसूत्र होते हैं तथा इस जोड़े को युगली कहते हैं। इस जोड़े को युगली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काजमेटा। ठीक है, काजमेटा देख लेते हैं। काजमेटा डिप्लोटिन में यदि गुणसूत्र में विनिमय प्रारंभ होने से पहले एक्स आकार की संरचना बनती है तो उसे काजमेटा कहते हैं। ठीक है, डिप्लोटिन में यदि गुणसूत्र में विनिमय प्रारंभ होने से पहले एक्स आकार की संरचना बनती है तो उसे काजमेटा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पादप व प्राणी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य विभाजन में क्या अंतर है? पादप व प्राणी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य विभाजन में क्या अंतर है, इसका आंसर देखते हैं। पादप कोशिका में विभाजन के समय पट्ट बनता है। ठीक है, विभाजन के समय पट्ट बनता है जिससे बाद में कोशिका भित्ति बनती है। ठीक है, बाद में कोशिका भित्ति बनती है, परंतु जंतु कोशिका में दोनों ओर से वलन बनकर मध्य में आते हैं। ठीक है, परंतु जंतु कोशिका में दोनों
दोनों ओर से वलन बनकर मध्य में आते हैं और दो भागों में कोशिका बट जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनने वाली 4 संतति कोशिका कहाँ आकर में समान व कहाँ भिन्न आकार। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनने वाली संतति कोशिका कहाँ आकार में समान और कहाँ भिन्न आकार की होती है। इसका आंसर देख लेते हैं। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक निर्माण होता है। शुक्राणु जनन में मात्र कोशिका के विभाजन से बनने वाली चारों पुत्री कोशिकाएं समान होती हैं। ये शुक्रकायंत्रण द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती हैं। शुक्र जनन में बनने वाली चारों संतति कोशिकाएं आकार में समान होती है। ठीक है, इसे ध्यान से समझेगा। ये शुक्राणु यंत्रण द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती हैं। शुक्र जनन में बनने वाली चारों संतति कोशिकाएं आकार में समान होती है। ठीक है, शुक्र जनन से बनने वाली चारों कोशिकाएं आकार में समान होती हैं। अंडजन में मात्र कोशिका से बनने वाली संतति कोशिकाएं आकार में भिन्न होती हैं। अंडनन के फलस्वरूप अंडाणुतः पोलर कोशिकाएं बनती हैं। पोलर कोशिकाएं आकार में छोटी होती हैं। ठीक है, जो पोलर कोशिकाएं होती हैं वह आकार में छोटी होती हैं। पौधों के बीजांड में गुरु बीजाणु जनन अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गुरु बीजाणु के चारों कोशिकाएं बनती हैं। इनमें आधारीय कोशिका अन्य कोशिका से डिफरेंट मीन्स भिन्न होती है। यह वृद्धि और विभाजन द्वारा भ्रूणकोश बनाता है। पौधों में लघु बीजाणु जनन द्वारा लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं। ये आकार में समान होते हैं। ठीक है, ये आकार में समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूत्री व अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। ठीक है, सूत्री व अर्धसूत्री विभाजन में अंतर देख लेते हैं। सूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका एक बार विभाजित होती है। ठीक है, सूत्री विभाजन में कोशिका एक बार विभाजित होती है एंड अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका 2 बार विभाजित होती हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आ गया समझ में। तो कोशिका एक बार विभाजित होती है, अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका 2 बार विभाजित होती है। ठीक है, एकायिक कोशिकाओं में होता है। ठीक है, सूत्री विभाजन एकायिक कोशिकाओं में होता है एंड अर्धसूत्री विभाजन केवल जनद मात्र कोशिकाओं में होता है। ठीक है, यह केवल जनद मात्र कोशिकाओं में होता है। अलैंगिक व लैंगिक। सूत्री विभाजन में अलैंगिक व लैंगिक दोनों जनन पाया जाता है। ठीक है, सूत्री विभाजन में अलैंगिक व लैंगिक दोनों जनन पाया जाता है एंड अर्धसूत्री विभाजन में केवल लैंगिक जनन होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन लेते हैं। डीएनए का द्विगुणन सुप्तावस्था में होता है। ठीक है, डीएनए का द्विगुणन सुप्तावस्था में होता है और अर्धसूत्री विभाजन में डीएनए का द्विगुणन प्रथम अवस्था में सुप्तावस्था में होता है, परंतु द्वितीय सुप्तावस्था में नहीं होता है। ठीक है, परंतु द्वितीय सुप्तावस्था में नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक बार विभाजन के लिए डीएनए में द्विगुणन एक बार होता है। एक बार विभाजन के लिए डीएनए में द्विगुणन एक बार होता है। 2 बार विभाजन के लिए डीएनए का द्विगुणन 2 बार होता है। ठीक है, पूर्वावस्था बहुत छोटी अवधि में पूर्ण हो जाती है। ठीक है, इसमें सूत्री विभाजन में जो पूर्वावस्था होती है वह बहुत ही छोटी अवधि में हो जाती है और इधर पूर्वावस्था में सबसे लंबी अवस्था होती है, कुछ घंटों से कुछ दिनों तक चलती है। ठीक है, कुछ घंटों से लगाकर कुछ दिनों तक चलती है। इसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन,
पैकोटिन, डिप्लोटिन तथा डायग्नोसिस आदि उपावस्था मिलती है। पूर्वावस्था, इसमें क्या होता है, पूर्वावस्था सरल होती हैं सूत्री विभाजन में, और अर्धसूत्री विभाजन में पूर्वावस्था जटिल होती हैं। ठीक है, पूर्वावस्था सरल होती है और इसमें पूर्वावस्था जटिल होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, केवल आयतन में नहीं बढ़ता है, केवल आयतन में नहीं बढ़ता है, यहाँ पर है केंद्रक आयतन में नहीं बढ़ता है, केंद्रक आयतन में बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है, सूत्री विभाजन में केंद्रक आयतन में नहीं बढ़ता है और अर्धसूत्री विभाजन में केंद्रक आयतन में बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गुणसूत्र युग्म नहीं बनते हैं, कुंडली प्लेटोनिमिक होती हैं। सूत्री विभाजन में गुणसूत्र युग्म मीन्स पेयर नहीं बनते हैं, कुंडली प्लेटोनिमिक होती हैं। एंड अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र युग्मिक होते हैं, मतलब पेयर होते हैं, तथा कुंडली पैरानिमिक होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है तथा काइज़मा नहीं बनता है। ठीक है, सूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है तथा काइज़मा नहीं बनता है। एंड अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होने तथा काइज़मा बनने से गुणसूत्र खंडों का विनिमय होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका विभाजन तथा गुणसूत्र विभाजन एक ही बार होता है। सूत्री विभाजन में कोशिका विभाजन तथा गुणसूत्र विभाजन एक ही बार होता है। एंड कोशिका विभाजन 2 बार, परंतु गुणसूत्र विभाजन 1 बार होता है। अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका विभाजन 2 बार, परंतु गुणसूत्र विभाजन 1 बार होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मध्यावस्था में सभी सेंट्रोमियर मध्य रेखा पर आ जाते हैं तथा एक रेखा में व्यवस्थित होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में मध्यावस्था में फर्स्ट सेंट्रोमियर 2 रेखाओं में व्यवस्थित रहते हैं तथा भुजाएं मध्य रेखा पर होती हैं। जो भुजाएं होती है वह मध्य रेखा पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मध्यावस्था में सेंट्रोमियर विभाजित होता है। ठीक है, सूत्री विभाजन में मध्यावस्था में सेंट्रोमियर विभाजित होता है और इसमें मध्यावस्था में फर्स्ट सेंट्रोमियर विभाजित नहीं होता है, परंतु समजात गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, समजात गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पश्चावस्था में गुणसूत्रों के दोनों हिस्से अलग अलग ध्रुव की ओर चलते हैं। एंड अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, पहले छोटे कम काइज़मा वाले गुणसूत्र तथा फिर लंबे अधिक काइज़मा वाले गुणसूत्र अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है। अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है, इसका आंसर देख लेते हैं। अर्धसूत्री विभाजन का महत्व इसके निम्नलिखित महत्व है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के निम्नलिखित महत्व है, आइए देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या अधिक रह जाती है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या अधिक रह जाती है, लेकिन जनन में नर तथा मादा युग्मकों के मिलने से द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जनन में नर तथा मादा युग्मकों के मिलने से द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन के फलस्वरूप प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है। ठीक है, प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के समय विनिमय मीन्स क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के समय विनिमय क्रॉसिंग ओवर के कारण गुणसूत्रों की संरचना बदल जाती है, इससे भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जैव विभिन्नताएं जैव विकास का आधार होती है। ठीक है, जैव विभिन्नताएं जैव विकास का आधार होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्या इस प्रावस्था में बिना डीएनए प्रतिकृति के
सूत्रीय विभाजन हो सकता है? क्या इस प्रावस्था में बिना डीएनए प्रतिकृति के सूत्रीय विभाजन हो सकता है? इसका आंसर देखते हैं। यस, प्रावस्था में डीएनए की प्रतिकृति के बिना सूत्रीय विभाजन नहीं हो सकता है। ठीक है, इस प्रावस्था में डीएनए की प्रतिकृति के बिना सूत्रीय विभाजन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बिना कोशिका विभाजन के डीएनए प्रतिकृति हो सकती है? क्या बिना कोशिका विभाजन के डीएनए प्रतिकृति हो सकती है? इसका आंसर देखते हैं। कोशिका विभाजन के बिना भी डीएनए प्रतिकृति हो सकती है। कोशिका विभाजन के बिना भी डीएनए प्रतिकृति हो सकते हैं। सामान्यतः डीएनए से आरएनए का निर्माण प्रतिकृति के फलस्वरूप ही होता रहता है। ठीक है, सामान्यतः क्या होता है कि डीएनए से आरएनए का निर्माण प्रतिकृति के फलस्वरूप ही होता रहता है। ठीक है।